शुरू करें दोस्तों, स्टार्ट करें। चल रही है। दोस्तों, मेरे मित्र और मैं आपको संबोधित करेंगे। ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है। एक प्रकार से जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो एक उदाहरण है जिसकी व्यापकता ज़्यादा है, अखिल भारतीय स्तर पे व्यापकता है, और एक प्रकार से ये न्यायिक संदेश है, न्यायपालिका का संदेश है। हर अफसर को, हर आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को, हर ऑब्जर्वर को, उनके लिए संदेश भी है और सबक भी है। मैं आपको इसके कुछ तथ्य दे दूं और उसके बाद इसकी व्यापकता का जिक्र करूंगा। एक निर्णय आया है दोस्तों कल, उच्च न्यायालय गुजरात, जिससे निकट संबंध रखते हैं मेरे मित्र, वहां के न्यायाधीश का, वहां के कोर्ट का, उसमें सीधा ये मालूम पड़ा है कि किस प्रकार से वरिष्ठ कर्मचारी सरकार के, गुजरात काडर के और सेंटर के आईएएस, किस प्रकार से जो समतल जमीन होनी अति आवश्यक है चुनाव के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, उसको विकृत कर सकते हैं, कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं, ये मुद्दा विशेष रूप से सिद्धांत के रूप से, ये कोई ए और बी की बात नहीं है, इस केस की बात नहीं है। सैद्धांतिक रूप से ये अगर आप समतल जमीन नहीं रहने देते चुनाव के वक्त, तो सीधा उसका दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, और स्वतंत्र निष्पक्ष वोटिंग पे, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर जो दुष्प्रभाव होता है वो हमारे कोर्ट कचहरियों ने दशकों से ये कहा है कि भारत के संविधान के मूल ढांचे पर दुष्प्रभाव है। इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू क्रिएट अ नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इलेक्टोरल बैटल्स। इस केस में जो कल निर्णित हुआ, ढोलका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के विषय में है, जिसका चुनाव जैसा आप जानते हैं 2017 में दिसंबर में हुआ था, और इसमें जो विजयी घोषित किए गए थे वो चुडासमा साहब थे, जो उस वक्त राजस्व के मंत्री थे और आज कानून के मंत्री हैं। उनके चुनाव के विरुद्ध चुनाव याचिका चल रही है, अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है। लेकिन जिस संदेश और सबक की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंतर्गत एक आंतरिक ऑर्डर आया है कल 2 अप्रैल को, अत्यंत महत्वपूर्ण आंतरिक ऑर्डर है, जिसके अंतर्गत 2 वरिष्ठ सरकारी अफसरों को और चुनाव आयोग को इस आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने पार्टी बनाया है इस चुनाव याचिका में। वो हैं मिस्टर जानी, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और मिस विनीता बोहरा, जो ऑब्जर्वर है, उस चुनाव में थी 2017 में। और इसलिए बनाया पार्टी, जो बहुत कम किया जाता है, अपवाद होता है, रेयरली किया जाता है, क्योंकि 5-6 मुद्दे उच्च न्यायालय ने अंकित किए हैं जो पूरे देश में हर रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, हर ऑब्जर्वर के लिए, चुनाव आयोग की हर प्रक्रिया के लिए एक संदेश भी है और सबक भी। इसलिए कि चुडासमा साहब जीते हैं 327 वोट से, 327, और जो पोस्टल बैलेट्स लगाए गए थे वो खुद पोस्टल बैलेट 514 थे, यानी जो मार्जिन से ज़्यादा पड़े थे, और लगभग 429 पोस्टल बैलेट्स रिजेक्ट हुए थे। रिजेक्शन ऑफ पोस्टल बैलेट्स वाज हायर फिगर देन द मार्जिन ऑफ विक्ट्री ऑफ मिस्टर चुडासमा। ये बातें अंकित करते हुए उच्च न्यायालय ने 5 या 6 मुद्दों को अंकित किया, जो मैं आपके समक्ष संक्षेप में रख दूं। मुद्दा नंबर 1, कि जब पोस्टल बैलेट की संख्या, रिजेक्शन की संख्या या पोस्टल बैलेट की संख्या मार्जिन से ज़्यादा होती है, जो कि इस केस में थी, क्योंकि मार्जिन था 327, रिजेक्शन था 429 और टोटल बैलेट से 514, तो अनिवार्य है बिना किसी के मांग किए ऑटोमेटिकली कि रीवेरिफिकेशन हो। रीवेरिफिकेशन ऑटोमेटिक अनिवार्य है
अनुच्छेद या नियम 15.15.5.1 के अंदर। अब इस याचिका के सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को बुलवाया, उनसे पूछा कि साहब आपने ये नियम देखी है, नियमावली कहाँ देखी है, इसमें ये लिखा है? हाँ लिखा है। क्या आपको बिना किसी के मांगे इस केस में मांगना चाहिए था? इसके अनुसार हाँ मांगना चाहिए था। क्या आपने मांगा, रीवेरिफिकेशन किया? नहीं किया मैंने। ये खुद माना है चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर ने। ये मुद्दा एक है। इसी तरह से एक दूसरी नियम है 15.30 जिसके अंदर ऑटोमेटिक रिकाउंटिंग होती है बिना मांगे, क्योंकि इतना कम मार्जिन है और पोस्टल वोट ज़्यादा है। तो ये भी माना, ये एडमिशन है। इस ये जजमेंट की प्रतिलिपि मेरे सहयोगी यहाँ पर आपको अभी भेजेंगे ईमेल से कुछ ही समय में। उसमें क्वेश्चंस 278 और 279 में लिखा है, माना है कि साहब ये हमने न ऑटोमेटिक रीवेरिफिकेशन किया न रिकाउंटिंग की। तो ये दो मुद्दे रिकॉर्ड किए हैं, कोट किए हैं उच्च न्यायालय ने। कौन कह रहा है? ये रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है। तीसरा मुद्दा पूछा उनसे कि चूंकि ऐसे संदर्भ में जहां मार्जिन बहुत कम है और पोस्टल वोट ज़्यादा हैं, तो जब आप ईवीएम की काउंटिंग का लास्ट लेवल पहुंचते हैं उससे एक राउंड पहले आपको रुकना चाहिए जब तक कि पोस्टल बैलेट्स रिकाउंट नहीं हो जाए। ये एक नियम है, तीसरा नियम है। पूछा क्या किया आपने? उसने कहा नहीं किया मैंने। यानी ईवीएम पहले काउंट करते रहे पोस्टल बैलेट्स की रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन के पहले। चौथा मुद्दा, एक और नियम पढ़ा, मैं नियम से आपको नंबर नहीं दूंगा, नियम है, सब प्रकाशित हैं इस आदेश में, कि मोबाइल फोन्स कोई व्यक्ति नहीं ले जा सकता अंदर, कैंपस में नहीं ला सकते गणना की समय सिवाय एक व्यक्ति के, ऑब्जर्वर को अलाउड है। तो प्रश्न पूछते हैं इस न्यायालय के निर्णय में कि क्या ये देखिए साहब, वीडियो देखिए, ये बड़ा मजाकिया संदर्भ है। तो वो वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो में कौन दिख रहा है? तो रिटर्निंग ऑफिसर जवाब देता है मैं खुद हूं। क्या कर रहे हैं आप? कहता मैं फोन पे बात कर रहा हूं। ये इस नियम के अनुसार है? नहीं, इस नियम के अनुसार नहीं है। तो इसका उल्लंघन किया। चौथा जो उल्लंघन है, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। और पांचवा कि आपने प्रकाशित कर दिया या प्रकाशित नहीं, घोषणा कर दी जो पोस्टल बैलेट की, उससे पहले आपको फॉर्म 20 में लिखना पड़ता है कि पोस्टल बैलेट्स का कितने हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं। क्या आपने पहले लिखा? फॉर्म 20 कहते हैं उसको, भरा पहले, घोषणा पहले कर दी? उसने कहा हाँ साहब घोषणा मैंने पहले कर दी। तो ये 5 मुद्दों पे रिटर्निंग ऑफिसर के एडमिशन, स्वीकारिता रिकॉर्ड की है उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में। छठा और आखिरी मुद्दा उन्होंने ये भी नोट किया है कि कानून और नियम के अंदर ऑब्जर्वर क्यों भेजा जाता है। ऑब्जर्वर भेजने का एक उद्देश्य होता है, कारण होता है। विनीता बोहरा इसमें हैं, तो उनका होता है काम कि वो बैठ के सर्टिफाई करें कि मेरे अनुसार मैंने सब कुछ देखा, निरीक्षण परीक्षण किया और मेरे अनुसार सब कुछ नियम के अनुसार है और संतुलित है, फेयर है, निष्पक्ष है। ये सर्टिफिकेशन आपने कैसे कर दिया, इसलिए उनको भी पार्टी बनाया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर को भी और उनको भी, और अंत में चुनाव आयोग को भी बनाया गया है पार्टी, ये कह के कि भविष्य के लिए कम से कम ये दोबारा ना हो, उसके लिए क्या करेक्टिव या क्या प्रिवेंट करने के लिए भविष्य में मेजर्स लिए जाएं, उसके लिए चुनाव आयोग भी रहे तो बेहतर होगा। मैं अपनी बात की अंत करूंगा ये कह के, और मेरे मित्र भी आपको संबोधित करेंगे, कि ये सिर्फ इस केस की बात नहीं है। मैं वापस दोहरा रहा हूं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अखिल भारतीय संदेश है, विशेष रूप से अगले 5-6 हफ्तों के लिए। हर अफसर को संदेश है, हर रिटर्निंग ऑफिसर, हर ऑब्जर्वर और हर उस कार्यकारी व्यक्ति को जो चुनाव आयोग के लिए काम करता है इस वक्त, कि आप बिना द्वेष के, बिना पक्षपात के, बिना झुकाव के, बिना भेदभाव के, बिना भय, बिना डरे हुए किसी से अपना काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। इस बात पे नहीं सोचिए कि सत्तारूढ़ कौन है, सत्तारूढ़ कौन नहीं है, कौन हमारे पे कृपा दृष्टि रखेगा नहीं रखेगा, क्योंकि एक दृष्टि रखी हुई है आपके ऊपर हमेशा उच्च न्यायालय ने, और उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय ने, चुनाव आयोग के साथ साथ ये दृष्टि आपके ऊपर है। तो ये सबके लिए सबक भी है, संदेश भी है, चेतावनी भी है कि आप
कृपा करके जो भारत के सबसे ज़्यादा मूल्यवान मूल ढांचा है हमारे संविधान का, उसको विकृत न होने दें। जब तक इस समतलता को आप सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तक पूरा ढांचा हमारा गणतंत्र और लोकतंत्र का हिल जाएगा, झूल जाएगा। धन्यवाद। सिंघवी साहब ने वैसे पूरी बात आपके सामने रखी है। लोकतंत्र में आखिर जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। इलेक्शन कमीशन जो भी अफसर्स को जिम्मेवारी देती है, वो अफसर ना इसका ना उसका न्यायिक तौर पे उसे काम करना होता है। ये सामान्यतः होता आया है। मोदी जी ने जनता के भरोसे चुनाव नहीं, अफसरों के भरोसे वो चुनाव कैसे जीतते हैं, उसका सीधा सबूत, जीता जागता नमूना आपके सामने पेश हो रहा है। गुजरात हाई कोर्ट एक इलेक्शन पिटीशन सुन रही है, जस्टिस परेश उपाध्याय जी। इस इलेक्शन पिटीशन में जिसको जीता हुआ डिक्लेयर किया है, वो चुनाव लड़ रहे थे तब कैबिनेट मिनिस्टर थे फॉर रेवेन्यू, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। उसका फासला बहुत नैरो होता जा रहा था। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की कानूनन क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसकी हैंडबुक सभी को दी जाती है कि ऐसा ही करना होगा। उसके सारे कानून 14 जगह पे कानून कुछ है, किया उल्टा, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी को जिताना था। 327 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। आज तक आपने पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। 1356 बैलेट्स आए थे। बैलेट माने उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाला इंसान अगर उसकी ड्यूटी इलेक्शन में कहीं लगी है तो खुद वोट देने नहीं आएगा, इसलिए उसको बैलेट मिलता है। उस बैलेट में वो अपने जिसको भी वोट देना चाहता है उसको लिख देता है, वो एनवलप पैक होता है, वो बैलेट वोट होता है। ऐसे 1356 वोट थे। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं पूरे देश में। आपने ऐसा नहीं कहीं सुना होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वोट करे और 1356 से 429 रिजेक्ट हो गए। 387 से बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है और रिटर्निंग ऑफिसर 429 रिजेक्ट कर देता है कि वोट्स आर रिजेक्टेड। कानून का प्रावधान है कि जब जीत और हार का फासला, कोई भी कैंडिडेट हारे और जीते हुए का फासला टोटल बैलेट जो आया है उससे कम हो तो किसी को पूछे बिना दो चीज करनी है, कोई मांगे या ना मांगे रीकाउंटिंग करना है 1, और दूसरा रीवेरिफिकेशन। रीवेरिफिकेशन माने अगर ये बीजेपी को दिया है वोट तो रीवेरीफाई करो, दिखाओ कि सही है, और काउंटिंग माने किसमें कितना है वो बैलेट। एक कंपलसरी ये रूल है। ये रूल को कंप्लीटली तोड़ दिया गया, क्योंकि अगर रीकाउंटिंग होता, अगर रीवेरिफिकेशन होता तो 429 वोट जिंदा हो जाते जो कांग्रेस को मिले थे। बीजेपी वाला 327 से जीता है, वो हार जाता। आज तक जितनी देश में इलेक्शन पिटीशन हुई है उसमें जो अफसर होते हैं वो विटनेस होते हैं। हारने वाला पिटीशन लगाता है, जीतने वाले सामने वाले होते रिस्पोंडेंट। अफसर कभी रिस्पोंडेंट नहीं होता, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कभी रिस्पोंडेंट नहीं होता है,
वो सिर्फ विटनेस होता है। रेयरेस्ट रेयर केस पूरे देश के इतिहास में। कोर्ट ने सारी चीज लिखने के बाद लिखा कि इट्स अ वेरी सीरियस ग्लोरिंग, मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मैं इन अधिकारियों को करप्ट प्रैक्टिस में जरूरी है कि रिस्पोंडेंट बनाऊं, सामने वाला बनाऊं। और उसको सामने वाला बनाते किसको? एक रिटर्निंग ऑफिसर है मिस्टर जानी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एक आईएएस अफसर को भेजते हैं कि आपको मॉनिटर करना है, देखना है कि सब ठीक हो रहा है और सर्टिफिकेट दो, फ्री इलेक्शन की घोषणा होती है। वो राजस्थान कैडर की विनीता बोहरा आईएएस अफसर है, वो आई थी वहां पे, जिसने सर्टिफिकेट दिया है, उसको रिस्पोंडेंट बनाया और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को रिस्पोंडेंट बनाया, क्योंकि गफला सीरियस है। पहले रिटर्निंग ऑफिसर को विटनेस बॉक्स में बुलाया कोर्ट ने। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा आपको पढ़ने में लंबा लगेगा, पर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक मजा होती है। मैंने लॉ भी किया है और जर्नलिज्म का डिप्लोमा कोर्स भी किया है, तो हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में मानते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे, आगे के पैराग्राफ छोड़ दीजिए, पेज 8 ऑनवर्ड आप पढ़िए। फर्स्ट पेज का पैराग्राफ 1 और 2 है, थोड़ा फैक्ट्स मिलेगा आपको। उसके बाद पेज 8 ऑनवर्ड पढ़िए। कोर्ट ने विटनेस बॉक्स में रिटर्निंग ऑफिसर को पूछा है कि भैया फासला दोनों के बीच का था, वो कितना था? उसने कहा 327। दूसरा सवाल कोर्ट ने पूछा कि कानून सो एंड सो क्या कहता है कि साहब जब फासला पोस्टल बैलेट से कम हो तब रीकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन करना चाहिए। कोर्ट ने तीसरा सवाल पूछा कि कानून यह कहता है तो आपने किया रीकाउंटिंग, रीवेरिफिकेशन? और जानी साहब जवाब देते हैं कि मैंने नहीं किया। यहां तो हमारे कैंडिडेट ने मांगा, लिख के, मांगने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मांगा। कोर्ट ने पूछा मांगा था रीकाउंटिंग? हाँ मांगा था। फिर भी नहीं दिया? नहीं दिया। और आगे हैं, आप सब कभी काउंटिंग हॉल में जाते होंगे, आपने देखा होगा, मीडिया के लिए कमरा बनता है, आपके मोबाइल वहां रहते हैं, आप बात कर सकते हैं। काउंटिंग हॉल के अंदर जैसे ही एंटर हुए, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं हो सकता है, सिर्फ एक इंसान के हाथ में हो सकता है, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर होता है, उनके पास। कोर्ट ने वीडियो दिखाई, शॉट 7 जगह की, अलग अलग टाइम की। सामने वाले का आरोप था कि साहब ये मिनिस्टर को पूछते थे कि बापू आप तो हार रहे हो, क्या करें? बोले रास्ता ढूंढो। ये वीडियो दिखाते हैं और 7 जगह पे कहते हैं क्या देख रहे हो? बोले मैं हूं, मोबाइल पे हूं, बात कर रहा हूं। बोले कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि मोबाइल सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के अलावा मैं भी नहीं ले जा सकता, वो कानून कहता है। तीसरी बात आती है, कोर्ट पूछती है कि कानून क्या है? बोले जो भी राउंड होते हैं, राउंड माने एक विधानसभा में 200 से 250 बूथ होते हैं, एक बूथ पे 1000 से 1200 वोटर होते हैं। वो जो मशीन आई उसके 15 टेबल लगते हैं और उन टेबल पे मशीन आती है बूथों की, सब पे एक एक बार हुआ उसका एक राउंड, 15 से 16 राउंड होते हैं। यहां पे कानून यह कहता है कि आखिरी 2 राउंड खत्म हो उससे पहले बैलेट का काउंटिंग हो जाना चाहिए। लॉजिकल है, क्योंकि फिर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। कोर्ट पूछती है जानी साहब को, इसमें जजमेंट में लिखा है कि ये कानून है? बोले हां, आखिरी 2 राउंड से पहले बैलेट का काउंटिंग हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? फिर वीडियो दिखाते हैं तो वीडियो में तो दिखता है कि वो नहीं काम किया,
और कानून से उल्टा पहले ईवीएम का खत्म कर दिया ताकि कितना फासला रहता है और कितने वोट रिजेक्ट करके बीजेपी को जिताना है, वो काम किया, वो भी कोर्ट ने लिखा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है। मेरे पत्रकार मित्रों से विनती है, कुछ लोगों ने, मैं देख रहा था ऑनलाइन पे, मिरर की एक स्टोरी थी, उन्होंने कुछ हद तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया। मैं चाहता हूं कि आज आप वक्त निकाल के इस पूरे जजमेंट को जरूर पढ़ें। सिंपल लैंग्वेज है, लेमैन समझ सके ऐसी भाषा है, और इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इज्जत बनी रहे, इसके लिए भी इस बात को जो हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उसको सीरियसली लेंगे। जो 2 अफसर को कोर्ट ने पूरी तरह से जिम्मेवार माना है, इलेक्शन कमीशन इमीडिएट उनको सस्पेंड करे। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन के बनाया हुआ कानून की बुक है, आने वाले चुनाव में हर जगह पे सख्ती से इसका पालन हो। कोई आईएएस ऑफिसर, कोई रिटर्निंग ऑफिसर गड़बड़ी ना करे, वो इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करे। ये हमारी मांग है। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। देखिए, हमारे पास अभी ये तथ्य नहीं कि आप एक इंडिविजुअल केस की बात कर रहे हैं। इसको हम देख के आपके समक्ष हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले तो प्रश्न इस मुद्दे से पूछ लेना, इसके बारे में जो प्रश्न होंगे हम हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसी तथ्य आएंगे ग्रहण करेंगे, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन पहले जिस बारे में हमने बात की है, इसके बारे में कुछ संबंधित प्रश्न हो तो पूछ लें। हाँ, 2 तारीख अप्रैल को कोर्ट ने बोला है अंततोगत्वा कि हमारी ट्रायल चल रही है, लेकिन अभी इस आदेश द्वारा हम इन 3 लोगों को पार्टी बना रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। जानी, विनीता बोहरा और चुनाव आयोग, यानी रिस्पोंडेंट्स बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा कि चुनाव आयोग को इसलिए बना रहे हैं सिर्फ कि भविष्य में ऐसी बात दोहराई नहीं जाए, कभी हो नहीं। और बाकी दोनों को एक प्रकार से कारण बताओ, क्या एक्शन लिया जाए, क्यों किया, कैसे होने दिया, इत्यादि इत्यादि के लिए हम पार्टी बना रहे हैं। जो कि जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, ये बायलैटरल प्रोसीडिंग होती है 2 लोगों के बीच में। इसमें अफसरों को बहुत बहुत कम बार ऐसा होता है, अपवाद होता है जब बनाया जाता है, जबकि बहुत गंभीर मुद्दा होता है, कोई ऐसी भ्रष्ट प्रैक्टिस होती है जिसको भविष्य के लिए भी रोकना अति आवश्यक है, तब ऐसी प्रक्रिया की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा। नहीं, वो तो मेन ट्रायल चल रही है। अभी ये चुनाव जो इन दोनों के बीच की झगड़ा है वो तो चल रहा है। ये तो अभी मैं सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपके समक्ष ये रख रहे हैं मुद्दा, ये महत्वपूर्ण बात है कि कितना अति आवश्यक है हर अफसर को, हर गवर्नमेंट ऑफिसर। देखिए, पूरा चुनाव जो है लड़ा जाता है एक ढांचे पे, लड़ने वाले अलग होते हैं, लेकिन ढांचा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे गणतंत्र के लिए। वो ढांचा स्वच्छ हो, प्योर हो, उसके ऊपर ये टिप्पणी है, तीव्र टिप्पणी है। और यद्यपि ये उदाहरण 2-3 व्यक्तियों का है, 2 व्यक्तियों का है, लेकिन ये पूरे देश के हर कर्मचारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। देखिए, जैसे ही बैलेट की गिनती शुरू हुई, आप जजमेंट के अंदर देखेंगे तो ईवीएम से वो बहुत कम वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी 514 वोटों से जीत रहा था, बीजेपी का प्रत्याशी। बैलेट की काउंटिंग पहले कर लेनी चाहिए, दूसरे राउंड खत्म होने से पहले, पर वो नहीं किया गया ताकि पता चले कि कितना वोट। 514 बैलेट का काउंटिंग शुरू हुआ, थोड़ा सा गिना तो 187 माइनस चला गया बीजेपी, माने सिर्फ 327 बचे, बाकी के रिजेक्ट कर दिए गए। तो पिटीशन में यही आरोप है कि ये जो सारे रूल्स थे
उनको वायोलेट किया गया सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि बीजेपी के मिनिस्टर जीत जाए और कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है, लोगों के वोट से उनको अफसरों की मदद से हराया जाए। और इसीलिए इसमें कोर्ट ने ये सारे तथ्य लिखने के बाद, जो मैंने कहा रेयरेस्ट रेयर केस, विटनेस नहीं रिस्पोंडेंट की तरह उनको नोटिस करके अधिकारियों को और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को यहां पार्टी बनाया है। ये पूरे देश के लिए, हम तो ये भी आईएएस अफसर्स हो, दूसरे कर्मचारी अधिकारी, उनको बताना चाहेंगे कि ये बीजेपी अपना उल्लू सीधा कर लेती है, आप फंसोगे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। प्लीज यहां ओके, यहां मुझे न्यायतंत्र पे विश्वास है। जिस तरह से ये सही वक्त पे सही बात सामने आई है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि ऐसी धांधली लोकसभा में ना हो, वो चुनाव आयोग सुनिश्चित करे, क्योंकि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और लोकतंत्र का, विश्वास का, लोगों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र वो इलेक्शन कमीशन है। उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मैं मानता हूं कि लोकसभा के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेवारी रहेगी। रजनीश, नहीं, हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को चुनाव में नहीं लगाना चाहिए। मैंने वेरीफाई नहीं किया इसलिए मैं नहीं कहता हूं, पर बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर के वहां रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे लोगों को बनाया गया है जो गाइडलाइन है कि 6 महीने में रिटायर होने वाला हो, उसे इलेक्शन की ड्यूटी नहीं देनी चाहिए। पर बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर के वहां ऐसे लोगों को लगाया गया है, ऐसा मुझे एक अधिकारी ने आज बताया। मैंने वेरीफाई नहीं किया है इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूंसी और नेता का नाम नहीं देता हूं, पर चुनाव आयोग इसका भी संज्ञान ले, ये मैं उम्मीद रखता हूं। मामला जो हमारा कैंडिडेट अश्विन है, जो 327 वोट से हारा हुआ, जिसको डिक्लेयर किया गया, जिसने लिख के दिया कि साहब ये गलत हो रहा है, रिकाउंटिंग दो, रीवेरिफिकेशन दो, उसकी बात नहीं सुनी गई। वो चुनाव खत्म होने के बाद बाय वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन गुजरात हाई कोर्ट के जज के सामने मैटर लेके गए थे। देखिए, ये वहाँ पर वीडियोग्राफी का, इस निर्णय में भी वीडियोग्राफी का जिक्र किया गया है। नियम ऑलरेडी है, काउंटिंग, रीवेरिफिकेशन, रीकाउंटिंग में वीडियोग्राफी अनिवार्य है। लेकिन जहाँ तक आप जो ज़्यादा बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसमें संभावना निश्चित है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं हम जो कि अनहोनी है, हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये चेतावनी है हम सबको कि इस चुनाव में ऐसा न हो। अभी 2 दिन पहले मैंने खुद ने डेलीगेशन लीड किया है चुनाव आयोग में, जहां हमने लिखित प्रस्तुति की है कि झारखंड में 4 अफसर जो मुख्य पदों पे हैं चुनाव के लिए, उनमें से 3 के विरुद्ध 302 के चार्जेस हैं। तो हमने कहा कि विडंबना नहीं है इस देश की कि आपको चुनाव के दौरान सिर्फ वही अफसर मिलेगा लगाने के लिए, नियंत्रण परीक्षण करने के लिए, इसके विरुद्ध 302 के हैं। ये बात सही है कि वो प्रमाणित नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन 302 के गंभीर अपराध के चार्जेस हैं। और एक अफसर के विषय में हमने लिखित दिया है, सब उनको प्रमाण दिए हैं। एक अफसर के विषय में टेप रिकॉर्डिंग है वहाँ की झारखंड की पुलिस की, कि वो बातचीत कैसे कर रहा है। तो ये देखिए, अंततोगत्वा ये बड़े बड़े जो सिद्धांत हैं, मानव अधिकार हैं, चुनाव आयोग है, समतल जमीन है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, ये बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों में निर्भर करती हैं। और वो छोटी चीज़ें हैं, वहाँ पर जो लास्ट मैन ऑन द स्पॉट है, जो ज़मीनी सच को देख रहा है, वो मजबूत होना चाहिए। तो इसके 2 बात हैं इस निर्णय में। एक तो ये है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, कि आप ये ना समझें कि गड़बड़ियाँ निकलती जाएंगी, ये ना समझें कि पक्षपात छुपे रहेंगे, ये ना समझें कि द्वेष की भावना से या झुकाव से आपको कोई सुरक्षा कर लेगा बाद में, क्योंकि जो आपके सुरक्षा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालय है। तो ये उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण है, लेकिन एक प्रकार से
ये एक एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए, हर 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 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और अधिकारियों के लिए। देखिए, हर प्रकार के भद्दे अभियान पे जवाब देना आवश्यक नहीं होता है। आज पिछले एक हफ्ते से खास तौर से पूरा सर्वविदित है पूरे देश में कि घबराहट, बौखलाहट, निश्चित हार के सामने दिन प्रतिदिन कभी सेना को अपनी बनाया जाता है, कभी सस्ती राजनीतिक रोटियां पकाई जाती हैं सेना के नाम पे, पाकिस्तान को लाया जाता है, मोदी सेना का जिक्र किया जाता है। ये सब क्या है? ये घबराहट है, बौखलाहट है। दिन प्रतिदिन आप चुनाव में घसीटते हैं हमारी गौरवशाली सेना को। ये आज 70 वर्ष में न बीजेपी, न कांग्रेस, न गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी सरकारों ने किया। ये मोदी जी को शोभा देता है, उनके अध्यक्ष को शोभा देता है, तो वो निर्णय करें खुद। मोदी जी ने जो कुछ कहा था, अमित शाह ने खुद कह दिया था कि चुनाव के वक्त जुमले देते हैं। प्रधानमंत्री के चुनावी वादों को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब जुमला पत्र किया है तो उनको कोई अधिकार नहीं होता है कि दूसरों की बात करें। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने देखा है कि राहुल गांधी जी जो मानते हैं वही बोलते हैं और बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान का कर्जा माफ़ करने की बात की थी, वो करके दिखाई। और मोदी जी ने खुद जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया है, तो उनको कोई अधिकार नहीं होता है कांग्रेस के घोषणा पत्र के जिसमें एक गरीब की आय बढ़ाने की बात, गरीब को मेन स्ट्रीम में लाने की बात, या एक युवा को सही मायने में विकास की दिशा में ले जाने की बात, या किसान की चिंता, वो मोदी जी या अमित शाह को नहीं पसंद होगी, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि देश का युवा सिर्फ पकोड़े तले और अमित शाह का बेटा 50,000 में से 80 करोड़ की कंपनी बनाए। वो किमिया सिर्फ अमित शाह के बेटे के लिए हो और देश के युवा सिर्फ बेरोजगार रहे, पकोड़े तलते रहे। ये अमित शाह और मोदी जी की थीम है। We don't have to ask. There are strictures passed by the High Court judgment. If the election commission must take, automatically there is a rule in this country that the election commission obligatorily takes account and note of judgments passed. Here the election commission not only has been made a party, but very strong observations have been made against 2 of its officers. I don't think anybody in this country can ignore these observations. They are in the nature of strictures, and I have no doubt that that's the minimum, which what you are saying is the minimum which will happen. Much more needs to be done for everything else, for all other constituencies. अब आप ये निर्णित कर लीजिए कि बौखलाए हुए हम हैं या वो हैं। झूठे आरोप हम लगा रहे हैं और 1.8 करोड़ मिल रहा है आपकी रैलीज में, उनके काफिले में मिल रहा है। क्या ये मोदी जी की पसीघाट वाली रैली के लिए था? हम जुमले कर रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं, ये रुपया क्या आसमान से गिरा था? ये कांग्रेस की गाड़ी में चल रहा था? तो ये तो अब, और जैसा आपने घोषणा पत्र में बोला, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरे मित्र ने बोला आपको, ये बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आज ईर्ष्या से भरी हुई है। आपको पता है पिछली बार चुनाव में 2014 के वक्त ये घोषणा पत्र कब आया था बीजेपी का? एक दिन पहले।
तो इसका मतलब है इस बार अभी तक आया नहीं है। अब ईर्ष्या क्या है? न्याय का हम सोच नहीं पाए। हमने 1 महीने पहले चुनाव के बजट में उन्होंने एक सीधा फेंका, एक 6,000 रुपये वाली बात कृषकों के लिए, लेकिन न्याय जैसी स्कीम का सोच नहीं पाए। रोजगार के बारे में इतना ठोस लिखा है इस घोषणा पत्र में, आपके आंकड़े आपके सामने 5 वर्ष के। तो ये तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अमित शाह द्वारा। I don't think I need to reply to people who are not in the political realm directly. I think we have more than made submissions, and what Mr. Oberoi is saying, he should go and tell the Election Commission, which has already issued notice to him on our representation. This is another example of absolute desperation. The BJP, in 3 days, I have led 3 delegations to the EC. In 1 week. In 1 week, they have had a biopic. They have had a Namo TV. They are putting Namo ads and Namo things on Doordarshan, Chaukidar campaign or Doordarshan. What does it indicate? Apart from complete violation of every rule, apart from complete non-level playing field, it indicates a very, very high degree of desperation, certain conviction of loss and defeat, so that you are clutching everywhere for some desperate ways of convincing the public. कांग्रेस का स्टैंड बड़ा साफ है। न कांग्रेस ने मांग की है, न कांग्रेस मांग का समर्थन करती है, न कांग्रेस ने कभी इस बारे में कहा है। कौन था यहाँ पर जब इतनी सारी चीज़ें, इतनी सुधार लाए गए, जब इतने सारे कानून लागू हुए जम्मू एंड कश्मीर में, जब इतना सारा इंटीग्रेशन हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ, सब कांग्रेस सरकारें थी। ये तो सिर्फ बार बार एक राजनीतिक दृष्टि बनाने का प्रयत्न किया जाता है। ये उनसे जाके पूछे जिन्होंने कहा है, हमसे क्यों पूछते हैं? Now you can understand how desperate this party is and the increasing desperation in the finance minister's allegations. You know, when this allegation was first made, you were here some time back, is 2 years ago. And do you know that the word sweetheart deal, does it apply to what my friend just mentioned about a 10,000% increase in Mr. Shah's assets? At that time, the finance minister did not think of this word sweetheart. A rental by a company, a stale old allegation he remembers. He doesn't remember a sweetheart deal where a man in India can multiply 10,000 times. बिहार में सभी जातियों का समीकरण हमने देख के किया हुआ है और 1 सीट अभी देनी और बाकी है। और आपको खुशी होगी कि वहाँ पे जिस जाति का आप उल्लेख कर रहे हो वो प्रदेश अध्यक्ष भी है। काउंसिल में मेरे सिर्फ 3 मेंबर हैं, 3 में से 2 उसी जाति के हैं। तो हमने सभी जाति, सभी वर्ग, सभी मज़हब का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। बीजेपी, जेडीयू और पासवान जी एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, वो कभी मौका मिलेगा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। Let me tell you. The reason is that we have now realized how a provision which was largely ornamental on the statute book is capable of perverse misuser. Never in 70 years, and mark my words carefully, has any government, any, irrespective of political color, including Vajpayee ji, including BJP governments, fractionally used sedition, even fractionally, in the number and degree used by this government. In 5 years, this government has slapped the maximum number of sedition charges. If you draw a cartoon about our Prime Minister, I can challenge you that I will be defending you for sedition. Please try it out.
if you write about the Prime Minister, I can challenge you that you will need a council for sedition. That has happened to so many people in Kerala, in Karnataka, elsewhere. Well, the sheer volume of misuse leads us now to think. You see, I agree with you that it could have been done earlier. But earlier it was not being misused in degree and frequency. We have now seen it, we have experienced it in 5 years. And I think it's absolutely right that no other further perverse government should be able to misuse it like this again. अलग करेंगे जी। हम देख रहे हैं कीर्ति आज़ाद जी बड़े पॉपुलर नेता है, उनका परिवार पूरा कांग्रेस के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े रहे। वर्ल्ड कप में जब हम जीत के आए वर्ल्ड कप, उस वक्त उसका योगदान लोग आज भी याद करते हैं। कीर्ति आज़ाद जी को हम ज़रूर लड़ाएंगे और वो जीतेंगे। कहाँ से कब, वो वक्त आने पे आपको बताएंगे। तब तक आपको प्रेडिक्ट करने की छूट है, मैं वक्त आने पे कहाँ और कब बता। हिंदुस्तान से लोकसभा की सीट पे लड़ाएंगे, इसी चुनाव में लड़ाएंगे। देखिए, सभी पार्टी का सेक्युलरिज्म में मानने वाली सभी पार्टी साथ है हमारे वहाँ। अनहोली अलायंस नहीं है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। मुद्दों पे सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हमने हमारी बात रखी थी, वो अपनी बात रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।